हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में आपको पहले बता चुका हूँ, ये लगभग आपका 6 नंबर का आता है ना। और छोटा सा चैप्टर है, ये 6 टॉपिक में आपका सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बड़े आसान। और इनमें से भी अगर मैं बात करूँ ना तो ब्राइस लॉ और डिस्टेंस फार्मूला, डेंसिटी, इनसे ही आपका लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। कभी कभार हाँ मिलर इंडिसेस से भी आ जाता है, अच्छा इनसे भी कभी कभार आता है, लेकिन इन 3 में से ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आप ये कर लो और इतना आसान क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो उतने ही मार्क्स का है ना, 4 ही नंबर का है, चाहे आप क्वांटम का कर लो चाहे आप ये कर लो। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही आसान, और मैं इसको बोलता हूँ कि फ्री के नंबर है। ठीक है, चलो फिर हम फ्री के नंबर शुरू करें। पैकिंग एफिशिएंसी जिसका पता होना चाहिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इट इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एटम्स ने आपका कितने परसेंट आपका स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है, वो होती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी का आप कैसे निकाल सकते हैं? amount of space occupied by atoms divided by total space into 100। ठीक है, तो ये होती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। समझ गए इस बात को? तो अमाउंट ऑफ जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया डिवाइड बाय टोटल जो उसका, अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना है, अगर हम एरिया ले रहे हैं तो टोटल एरिया कितना है, इनटू 100। ठीक है, तो जो ये होता है ये आपके पैकिंग एफिशिएंसी, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। आगे आगे अभी हम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और कई बार पैकिंग एफिशिएंसी पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर आपका एफसीसी है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, एससीसी है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब अगर कोई भी क्रिस्टल होता है तो उसका स्ट्रक्चर 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम पहले 1 डायमेंशन में देखें तो 1 डायमेंशन में आपके कैसी पैकिंग होगी? कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी 1 डायमेंशनल पैकिंग होती है। उसके बाद बात करते हैं 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में हम कैसी पैकिंग हो सकती है? 2 डायमेंशन में आपके 2 टाइप से हो सकती है। एक आपकी होती है ए टाइप, यानी कि जो ये लाइन है एग्जैक्ट इसके नीचे। ठीक है, और एक आपकी होती है ए बी टाइप। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी होती है ए टाइप और ये आपकी होती है ए बी टाइप। ठीक है, अब अगर मैं किसकी बात करूं, मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं, तो यहाँ आपकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? यहाँ तो 100% ही होगी ना, जितना है आपका सारा ही लगभग ऑक्यूपाई किया जाएगा। अब अगर मैं यहाँ आपकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैं कोई भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट अगर इसी कंसीडर करूँ, तो ये मान लो मैंने एक स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी कंसीडर करी। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी ए, और ए और आर में रिलेशन क्या होगा? ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लूँगा तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी क्या आएगी? लगभग 78% के आसपास आएगी, 78.5%। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लूँगा तो वो आएगी लगभग आपकी 90% के आसपास।
ठीक है। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूं कि इफेक्टिव कौन सी है, इफेक्टिव आपकी ए बी टाइप आएगी, क्योंकि यहाँ की आपकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है 90%। अब ये एग्जैक्ट यही कितनी आई, ठीक है, ये इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको सारा कैलकुलेट करके दिखाऊं। हाँ ठीक है, एससीसी एफसीसी वगैरह में जहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि होता किस टाइप से। तो कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कौन सा टाइप है, ए टाइप है, ए बी टाइप है, तो इसका मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ये क्या है, ये आपका ए टाइप है, ये आपका ए बी टाइप है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 3 डायमेंशन पे। अब 3 डायमेंशन पैकिंग आपकी कौन सी होती है, जो हम पढ़ते हैं एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, है ना। तो 3 डायमेंशन पे जाने से पहले एक बार हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि आपका अगर कि मान लो अगर आपका कॉर्नर पे आपका कोई एटम है तो वो आपके एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आपका एज पे है तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, फेस सेंटर पे है तो कितना कर रहा है, बॉडी सेंटर पे है तो कितना कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर आपका कॉर्नर पे कोई भी एटम प्रेजेंट है तो वो आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपके 8 यूनिट सेल बनाए हैं। 8 कैसे बनाए हैं, 8 क्यूब्स है यहाँ पे आपके। जैसे ये देखो, ये केवल आगे वाला एक ये कंसीडर करो, दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आगे वाला एक ये कंसीडर करूं, ठीक है, ये एक आपका ए क्यूब है। ऐसे ही एक इसके पीछे है, एक इसके इस साइड है, एक उसके पीछे है, एक इसके ऊपर है, एक इसके पीछे है, एक यहाँ पे डायगोनली है, एक उसके पीछे है। टोटल हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 क्यूब है। अब अगर मैं कॉर्नर पे, यहाँ पे अगर मैं कॉर्नर पे आपका एक क्या रख देता हूँ, एक एटम रख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम रख दिया। अब जो ये एक एटम है ये कितने क्यूब्स में शेयर हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसके पीछे वाले में भी हो रहा है, ऊपर वाले में हो रहा है, ऊपर के पीछे वाले में हो रहा है, ऐसे इस साइड नीचे दोनों में हो रहा है और ऊपर दोनों में हो रहा है। 8 में शेयर हो रहा है ना। यानी कि अगर मेरा कॉर्नर पे मेरा एक एटम आया, ठीक है, तो वो 8 क्यूब में शेयर हो रहा है। तो इस क्यूब के हिस्से में कितना आया, इस क्यूब के हिस्से में आपका आएगा 1/8, ठीक है। तो यानी कि जो आपका कॉर्नर पे आता है वो आपका कितना कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर वाला आपका 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं कोई भी रख देता हूं एज के सेंटर पे। ये आपका एज है, मैंने एज के सेंटर पे यहाँ पे एक एटम रख दिया, ठीक है। अब ये किस किस में शेयर हो रहा है, इसमें तो हो ही रहा है, इसके पीछे वाले में भी हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाले में भी हो रहा है और उसके पीछे वाले में भी हो रहा है। केवल इस साइड वाले जो 4 है उनमें शेयर हो रहा है, इस साइड वालों में कहीं नहीं आ रहा है। तो जो भी अगर आपका कहां एज पे आए, ठीक है, अगर आपका एज पे आ रहा है तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आपका 1/4 कर रहा है। इस एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं, इस एक में अगर वो 4 में शेयर हो रहा है तो इसके हिस्से में कितना आया, 1/4 आया ना। तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 1/4 आएगा। उसके बाद मैं कहां पे, अगर मैं किसी भी फेस के सेंटर पे रख देता हूं, फेस के सेंटर पे कहां पे रखूंगा मैं, इस साइड वाला कंसीडर कर लेते हैं, यहां से समझ लो। अगर मैं जो ये वाला यूनिट सेल है, जो ये ब्लू वाला, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके मैं यहाँ पे फेस के जो ये फेस है इसके बीचों बीच अगर मैं एक एटम रख दूं, इसके बीचों बीच अगर मैं एक एटम रखूं तो वो कहाँ किस किस में शेयर होगा, एक तो वो इसमें शेयर होगा जो यूनिट सेल मैंने अभी बनाया, एक जो इसके एग्जैक्ट ऊपर है, ठीक है, एक इसके जो एग्जैक्ट ऊपर है,
इसके साथ भी तो शेयर होगा ना, ठीक है। जो मैंने दोनों ब्लू में बनाए हैं उन दोनों के फेस के बीचों बीच आ रहा है वो, यानी कि जो आपका अगर फेस के सेंटर पे आए तो अगर वो दो में शेयर हो रहा है तो एक के हिस्से में कितना आएगा, एक के हिस्से में आएगा हाफ, ठीक है। एक के हिस्से में क्या आएगा, हाफ। अब अगर कहाँ रखूं मैं, अगर मैं बिल्कुल ही बॉडी के सेंटर पे रख दूं, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे रख दिया मैंने, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स लो, एक बॉक्स के अंदर एक बॉल डाल दो। ये जो आगे वाला बॉक्स है, जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला, ठीक है, इस वाले बॉक्स के मैंने अंदर एक बॉल डाल दी। अब वो बॉल इसी के अंदर रहेगी ना, और तो किसी में शेयर होगी नहीं। तो यानी कि अगर कोई बॉडी के सेंटर पे आए तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर कोई ये बॉडी के सेंटर पे आए तो पूरा वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ से, है ना। अगर इतनी बात समझ आ गई है, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं हमारे 3 डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आगे नेक्स्ट आते हैं आपके 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहला आता है SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या आएगा, मान लो ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, आपके 8 जो कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे ही आपके एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 8 कॉर्नर पे आपके क्या आ जाएंगे, एटम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके। तो टोटल आपका टोटल जेड वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए आपकी जेड वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 1/8, यह आएगा आपके 1, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले एक बार रिलेशन देख लेते हैं ए और आर का। मान लिया मैंने जो ये आपकी लेंथ है ये है आपकी ए, ठीक है। और जो आपका एटम है, एटम का जो रेडियस है वो है आपका आर। अब यहाँ पे ये मान लो ये लगे तो है, मैंने डॉट लगाई है, लेकिन असल में ये कैसे है, असल में जो ये वाला कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर पे एटम है, ये और ये आपस में मिले हुए हैं। यानी कि अगर मैं ऊपर से देखूं या मैं सामने से भी देखूं तो ये आपके कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये आपके कुछ इस टाइप से है और ये आपका क्या हो गया, ए, ठीक है। ये ए हो गया और ये आर हो गया, ये आर हो गया। तो यहां से आपका क्या रिलेशन आया, एक रिलेशन आया आपका A इज इक्वल टू 2R, ठीक है। A इज इक्वल टू 2R। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी, तो Z यानी जितना नंबर है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, ठीक है, इनटू में आपका जो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, एटम का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय आपका क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, ठीक है। ए की वैल्यू 2R रख के इंटू 100 कर दो, ठीक है। यहां से कैलकुलेट कर लो, ये आपका आएगा 52.3% के आसपास, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर अब इतना निकाल भी सकते हो भाई, थोड़ा पॉइंटों में अगर याद रखने में कहीं मेरे को उससे गलती होगी थोड़ी बहुत,
ठीक है, इतना निकाल भी सकते हो, इसको कैलकुलेट कर लो, ए की वैल्यू 2r रखो, 2r का क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और अपना वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी होगी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये आपका किस, जैसे हमने अभी 2 डायमेंशन में देखा था कि वो एक ए टाइप था, ठीक है, एक ए बी टाइप था। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये इस टाइप से आ रहा है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका ए टाइप है, ए टाइप। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है ए टाइप। और इसी के अंदर फिर आपका क्या होता है, नियरेस्ट एटम। ठीक है, एक बार नियरेस्ट एटम भी देख लेते हैं इसी में साथ ही। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस और यहाँ आ जाएगा नंबर। ठीक है, नियरेस्ट सिस्टम, अगर आपका ये यहाँ पे ये एटम है तो इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, यानी ए पे इसका क्या है, नियरेस्ट है, तो यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस पे इसका कोई भी नियरेस्ट एटम है। ठीक है, और ए डिस्टेंस पे वो कितने होंगे, एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही एक इस साइड होगा, एक यहाँ है, एक इस साइड होगा, एक यहाँ है, एक इस साइड होगा। ठीक है, यानी टोटल नंबर कितना होगा, उसका नंबर होगा 6। ठीक है, नंबर होगा 6। उसके बाद सेकंड नियरेस्ट कौन सा होगा, फिर आते हैं हम सेकंड नियरेस्ट एटम पे। सेकंड नियरेस्ट एटम एक आपकी जो ये क्या होता है, फेस डायगोनल, ये कितना होता है, ये होता है आपका √2 ए के इक्वल। ठीक है, और एक आपका होता है बॉडी डायगोनल होता है आपका √3 ए के इक्वल। तो √2 ए पे आपके क्या होंगे, √2 ए पे एक √2 ए ये हुआ, एक √2 ए ये हुआ, और एक √2 ए पीछे वाला वो हुआ। ठीक है, तो √2 ए के डिस्टेंस पे आपके यहाँ पे एक क्यूब में आपके कितने आ रहे हैं, 3। तो हमारे कितने थे, 8 क्यूब थे, 8 क्यूब में हो गए 24। लेकिन यहाँ पे एक और क्या सीन है, जो ये वाला फेस है वो इस साइड वाले क्यूब के साथ ही शेयरिंग में है, पीछे वाले के साथ शेयरिंग में है, तो 24 ना होके वो कितने होते हैं आपके, टोटल 12। ठीक है, डिस्टेंस कितना होता है, √2 ए पे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड नियरेस्ट कितने होंगे, थर्ड नियरेस्ट होंगे आपके √3 ए के डिस्टेंस पे। √3 ए के डिस्टेंस पे अब ये कितने हैं, ये आपके डायगोनली है। ठीक है, ये आपके क्या है, डायगोनली है। अब यहाँ से डायगोनली आपका केवल एक ये एटम आ रहा है। ठीक है, तो 8 में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे आपके टोटल। तो ये आपके कितने आते हैं, 8 आते हैं। ठीक है, समझ गए भाई। तो ये चाहे नहीं याद रह रहा ना, रट्टा मार लो। ठीक है, इसमें तो आपका अगर √2 ए के डिस्टेंस पे आगे भी देखेंगे हम, √2 ए के डिस्टेंस पे अगर कोई होता है तो वो कितने आते हैं, वो 12 ही आते हैं। √3 ए के डिस्टेंस पे अगर होते हैं तो वो कितने होते हैं, 8 ही आते हैं। वैसे रट्टा मारने की बात नहीं, मैंने आपको समझा ही दिया कि यहाँ से एक बिल्कुल यहाँ पे आपका एक आ रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कोई शेयरिंग में भी नहीं है, वो क्या होंगे पीछे, और वहां पे शेयरिंग में होगा। तो अगर एक क्यूब में एक आ रहा है तो 8 क्यूब में कितने आएंगे, 8 ही तो आएंगे। ठीक है, तो ये आपका SCC यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद देखते हैं BCC। अब ये मैंने आपको लगभग सारा करके दिखा दिया। अब शायद मैं BCC और FCC आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, मैंने सारा कंट्रीब्यूशन बता दिया, सब कुछ बता दिया। है ना, डायरेक्ट करा सकता हूँ। अरे इतने तो समझदार हो तुम, ये सारा ही कराऊँ। चलो भाई, सेकंड देखते हैं हम BCC, यानी कि बॉडी सेंटर। यहाँ पे कहाँ होता है, कॉर्नर पे आपके कितने होते हैं, कॉर्नर पे आपके होते हैं 8। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, बॉडी सेंटर पे। एक आपका होता है कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो टोटल इसकी जेड वैल्यू क्या आएगी, जेड वैल्यू आएगी 8 × 1/8 + 1 × 1 यानी कि 2। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, जेड वैल्यू आ गई। अब इसमें इसका जो रिलेशन आता है ए और आर का, ए और आर का रिलेशन इसमें कहाँ से आता है, ठीक है, एक तो होता है कॉर्नर पे, एक आता है बॉडी सेंटर पे। तो यहाँ पे
इस वाले कॉर्नर से ये फ्रंट वाले कॉर्नर पे अगर मैं लेके जाऊं तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है आपका √3a, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 4r के इक्वल होगा। क्यों, अब यही क्यों लिया, यहाँ पे ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके जो ये वाला एटम और ये वाला एटम ये मिले नहीं होते। कौन कौन से एटम मिले होते हैं, एक आपका ये हो गया, ज़्यादा छोटा बना दिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये समझ लेना इनका सबका सेम साइज है, ठीक है। इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं कि चलो वैसे बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो छोटो टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना। तो ये तीनों आपके मिले हुए होते हैं, तो यहाँ से आपका √3 है, एक आपका r ये हो गया, एक r ये, एक r ये, एक r ये, ठीक है। √3 आपका 4r के इक्वल आ गया, समझ गए। उसके बाद चलते हैं किस पे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी वही क्या आ जाएगी, z की वैल्यू 2 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई a³ × 100, और a और r का मैंने रिलेशन आपसे बता दिया। a और r का रिलेशन ये है, तो r के टर्म में यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू रख के और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, लगभग 68% के आसपास आएगा, ठीक है। लगभग क्या आएगा, ये 68% के आसपास आएगा, ठीक है। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी होगी। अब ये कौन सा टाइप होगा, नीचे वाली एक लेयर मान लो मैंने A है, उसके बाद ऊपर वाली बीच वाली यहाँ पे एक बॉडी के सेंटर पे आ गया ना एक लेयर, ये लेयर अलग आ गई तो ये आ गई AB, ठीक है। ऊपर वाली लेयर फिर नीचे वाली से रिजेंबल करे, यानी कि फिर वो A, उसके बाद फिर एक सेंटर में आएगा तो AB, तो ये आपका क्या होता है, AB टाइप होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, AB टाइप होता है। उसके बाद इसमें और हाँ, नियरेस्ट एटम देख लो, ठीक है। नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस और नंबर। अब यहाँ पे ये और ये किस डिस्टेंस पे है, ये a डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये किस पे है, ये √3/2 के डिस्टेंस पे है। तो ये कितना होता है, ये होता है √3/2, √3/2 के इक्वल होता है। तो √3/2 आपका क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन 1, और ये आपका 1a के इक्वल। तो यानी कि अब के बार नियरेस्ट डिस्टेंस पे आपका क्या हुआ, अब के बार नियरेस्ट डिस्टेंस पे आपका ये वाला हुआ, ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √3a/2, ठीक है। अब इसका नंबर देखो, नंबर कितना आएगा। अब यहाँ पे इस एटम के बीचों बीच आ रहा है, ये कहीं किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो a³ में 1 है तो 8 में कितने होंगे, 8 में हो जाएंगे आपके 8 में कितने हो गए, 8 में हो जाएंगे 8। तो यानी कि ये आपका, उसके बाद आता है आपका सेकंड नियरेस्ट आपका कौन सा होगा, ये a के डिस्टेंस पे, एक आपका ये होता है √2a आपका 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। यानी कि अब की बार a वाला आपका सेकंड नियरेस्ट आएगा, तो a पे आपका जाएगा सेकंड नियरेस्ट। उसका नंबर कितना होता है, मैंने बताया था 6 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो थर्ड आएगा, थर्ड आपका कौन सा जाएगा, थर्ड आपका जाएगा √2a, और जो √2a के डिस्टेंस पे आते हैं वो कितने बताए थे मैंने, 12, तो ये आ जाएगा आपका 12। फोर्थ आपका वही √3a के इक्वल आ जाएगा, और कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। तो ये इसका नियरेस्ट एटम हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से BCC समझ में आ गया, बिल्कुल सही। चलो हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपका SCC था वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, क्योंकि जो नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट जुड़ रहे हैं, ठीक है। नियरेस्ट से आपका क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ से आया कितना, 6, ठीक है। अब लेकिन इसकी बात करें, इससे आपका नियरेस्ट से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से ये है ना, तो ये इससे क्योंकि बीचों बीच क्यूबिकल साइड पे है ना ये, तो यहाँ पे कितना आएगा कोऑर्डिनेशन, अब की बार इसका आएगा 8, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर पता है ना क्या होता है भाई, एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, टच है, ठीक है। तो वो आपका क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आएगा आपका 8, ठीक है। समझ आई बात। चलो, अगर कुछ भी समझ ना आए तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, ठीक है। फिर भी समझ ना आए तो यहाँ पे आपको साइड पे कहीं भी इंस्टाग्राम का या फिर
व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अपनी क्या करना, अपनी प्रॉब्लम को भेज देना। ठीक है, तो मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा या बता दूंगा कि ये आपका कुछ इस टाइप से होगा। अरे समझ गए, चलो समझ गए होंगे। उसके बाद आता है थर्ड एफसीसी। ठीक है, एफसीसी अब पता ही एफसीसी का, तो एफसीसी में कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे 8, ठीक है, और फेस सेंटर पे कितने फेस होते हैं एक क्यूब के, 6 चाहिए होते हैं ना, चाहिए होते हैं। चलो इसकी जेड वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू, अब फेस का कंट्रीब्यूशन क्या था 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें ए और आर का रिलेशन देख लेते हैं। ए और आर के रिलेशन के लिए एक तो तुम्हारे लिए बार बार क्यूब बनाना पड़ रहा है मेरे को, क्या करे भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है, गरीबी छाई हुई है। चलो कोई नहीं, ये आपके हो गए कॉर्नर पे, ठीक है, और ये हो गए 6 फेस के सेंटर पे। ठीक है, ये हो गया 6 फेस के सेंटर पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम। ठीक है, यानी कि जो फेस डायगोनल पे है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यानी कि आपका जो √2a होता है अब की बार 4r के इक्वल होगा। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी, जेड कितना होता है 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब। ए और आर का रिलेशन आपके पास है, रखो डायरेक्ट और निकाल लो, लगभग 74% आएगा। ठीक है, समझ गए। चलो ये होगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात। पैकिंग एफिशिएंसी के बाद क्या बच गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूं तो जो ये होता है ये आपका किस टाइप से होता है, ये आपका कुछ इस टाइप से होता है कि ये आपका कुछ इस टाइप से होता है। एक लेयर ये होती है, एक लेयर ये होती है, एक लेयर होती है। अब 3 लेयर आ गई, यानी कि ये किस टाइप का हो गया, ABC टाइप। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ABC टाइप हुआ। उसके बाद अगर मैं इसका जो यहाँ पे है सेंटर में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो 6 तो ये जुड़े हुए हैं, 3 ऊपर वाले जुड़े हुए हैं, 3 नीचे वाले जुड़े हुए हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 12। उसके बाद नियरेस्ट एटम, ज़्यादातर यहीं से पूछते हैं नियरेस्ट एटम का क्वेश्चन एफसीसी से। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है एफसीसी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ऐसे कैसे हो जाओगे, बैठा हूँ ना मैं अभी। तो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस और नंबर, तो सबसे पहले अब नियरेस्ट एटम जो टच कर रहा होगा वही तो नियरेस्ट एटम होगा, तो यानी कि डिस्टेंस क्या हुआ √2a/2। ठीक है, अब √2a/2 हो गया। अब एक ये इस फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, 3 फेस हो गए ना। इस एक कॉर्नर के एटम से लगते हुए कितने हो गए, 3 फेस हो गए। और अब ये फेस है, ये साइड वाले के साथ शेयरिंग में भी, मतलब 3 फेस लग रहे हैं, 3 एटम हो गए एक में, तो 8 में कितने होंगे 24, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, शेयरिंग में जा रहा है, शेयरिंग में जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तो नंबर कितना आएगा 12। और वैसे ही बताया था √2a जहाँ आ जाए वहाँ 12। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकंड नियरेस्ट। सेकंड नियरेस्ट एटम इसमें कौन सा होगा, सेकंड नियरेस्ट एटम होगा आपका ए वाला। ठीक है, सेकंड नियरेस्ट एटम कौन सा होगा, ए वाला होगा, और वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 6। थर्ड नियरेस्ट एटम आपका कौन सा, थर्ड नियरेस्ट एटम आपका होगा कौन सा, ये वाला, ये वाला जो ऑपोजिट फेस है ना, जो ऑपोजिट फेस के सेंटर पे। ठीक है, और ये आपका किस डिस्टेंस पे होगा, ये आपको होगा √3/√2 ऑफ ए। ठीक है, अब ऑपोजिट फेस में कितने हैं, एक, अगर 3 फेस लगते हुए हैं तो 3 ऑपोजिट होंगे, टोटल 6 ही फेस होते हैं ना, और ये किसी के साथ शेयरिंग में भी नहीं है, तो यानी कि 8 के साथ कितने हो गए, 1 के साथ 3 है तो 8 के साथ 24।
ठीक है। उसके बाद फोर्थ कौन सा होगा, फोर्थ आपका होगा √2a वाला, फोर्थ होगा √2a। अब √2a का मतलब है कितने होंगे, वो 12। और फिफ्थ आपका कौन सा होगा, फिफ्थ होगा √3a वाला। ठीक है, फिफ्थ आपका कौन सा होगा, √3a वाला। और √3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके नियरेस्ट एटम भी इसके साथ कवर हुए। समझ आई बात। इसी में साथ में अगर HCP करना चाहो, HCP का बस बता देता हूँ, HCP साथ ही HCP। ठीक है, अब HCP में क्या होता है, यहाँ पे Z की वैल्यू आपकी आ रही है 4, वहाँ Z की वैल्यू आपकी कितनी आती है, 6। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी आती है वहाँ पे, 6। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें रिलेशन होते हैं, 2 रिलेशन होते हैं। A = 2R का रिलेशन होता है, और एक आपका जो हाइट का रिलेशन होता है वो आता है आपका 4√2/√3 ऑफ R। ठीक है, इसकी बस डेरिवेशन बहुत लंबी है, तो इसलिए मैं इसके आपको डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये आपके हो गए रिलेशन। फिर इसके पैकिंग एफिशिएंसी इसकी सेम आती है 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका FCC की तरह सेम होता है 12। ठीक है, FCC कौन सा था, ABC टाइप है ना, ये आपका क्या होता है, AB टाइप। जैसे वो लेयर बनाई थी ना, बस FCC में क्या थी, एक लेयर ऐसी थी, एक लेयर ऐसी थी। इसमें क्या होता है, वो लेयर भी ऐसी, वो लेयर भी ऐसी। जैसे कि एक ये, अब पीछे अगर देखा होगा तो ये अगर मैंने ऐसे बनाया था तो ऊपर वाली लेयर उल्टी बनाई थी, लेकिन अब की बार ये लेयर भी क्या आएगी, सीधी आएगी ऐसे। ठीक है, तो इसके साथ कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, समझे। चलो, उसके बाद बात करते हैं वॉइड्स की। चलो, अभी बात करते हैं वॉइड्स की। ठीक है, वॉइड्स होती क्या है, वॉइड्स होते हैं जो भी एम्प्टी स्पेस, अभी हमने पैकिंग एफिशिएंसी बात करी थी ना भाई, जो स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई किया डिवाइड बाय टोटल। अब एटम ने कुछ स्पेस मान लो हमारा उसमें FCC में 74% आया था, तो ठीक है 74% जो स्पेस था वो तो एटम ने ऑक्यूपाई कर लिया, बाकी का खाली पड़ा है ना, तो जो खाली स्पेस होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, उसे बोलते हैं वॉइड। ठीक है, अब वॉइड हमारी कई टाइप की होती है। वॉइड हमारी जैसे कि ट्रायंगुलर वॉइड, कौन सी होती है, ट्रायंगुलर वॉइड आपकी कुछ इस टाइप से होती है। तो ये जो खाली स्पेस बीच में बना है ये है आपका क्या, ट्रायंगुलर वॉइड, यानी कि ये वाला जो स्पेस है बीच में, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दिख ही रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3। उसके बाद सेकंड होती है ये 2 डायमेंशनल वॉइड। वॉइड आपकी 2 डायमेंशनल भी होती है, 3 डायमेंशनल भी होती है। पहले दोनों 2 डायमेंशनल देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड कौन सी होती है, जो आपकी ये वॉइड बीच में बनी है। ठीक है, ये आपकी होती है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आपकी ये होती है 3 डायमेंशनल वॉइड। 3 डायमेंशनल वॉइड में सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सी होंगी? टेट्राहेड्रल वॉइड आपकी होंगी मान लो एक लेयर आपकी ये है और उसके ऊपर आपका यहाँ पे एक और एटम आ जाए, तो इनके बीच में जो वॉइड बनेगी उसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4, ठीक है। उसके बाद 5वीं आती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, चौथी आएगी ना। क्या कर रहे हो यार, हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता ही है, पता है ना? पता है, चलो। ये 3 और इसके ऊपर, ठीक है। इनके बीच में क्या आ जाए जो वर्ड, उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वीं आएगी आपकी क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। क्यूबिकल वॉइड कौन सी होगी? क्यूबिकल वॉइड अभी तो एससीसी में देखी, एससीसी में कौन सी होती है? एससीसी में आपकी क्यूबिकल वॉइड होती है, ठीक है। 4 अगर आपके नीचे हैं तो 4 इसी के ऊपर अगर आपके 4 और आ जाए तो वो आपके कौन सी वर्ड बनाएंगे? वो आपके बनाएंगे क्यूबिकल वर्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या रेडियस रेशो भी साथ ही में देख ले, चलो देख ही लेते हैं। अब रेडियस रेशो आपका कैसे आता है? अब जो ये वर्ड्स होती है ना, इन वर्ड्स में आपका एक कोई दूसरा एटम आता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया मैंने कि जो ये आपके ये एक ट्रायंगुलर वर्ड थी, ठीक है। ट्रायंगुलर वर्ड में हमारा कोई एक और आयन या एटम आ गया, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस होगा, मान ले इसका रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर और इसका रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। तो इनके जो रेडियस की रेशो होगी ना, उसको हम बोलते हैं ये रेडियस रेशो। तो यहां से इस रेडियस रेशो से हम निकालते क्या? इस रेडियस रेशो से हम निकाल सकते हैं कि किस साइज का एटम हमारा यहाँ पे परफेक्टली फिट होगा, ठीक है, या फिर किस साइज का एटम हमारा यहाँ पे स्टेबल होगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। परफेक्टली फिट जरूरी नहीं है स्टेबल होगा वहां पे, परफेक्टली फिट अलग बात है, स्टेबल अलग बात है, ठीक है। तो वहां पे अगर इसकी रेडियस रेशो देखी जाए तो मैं टेबल बना ही देता हूं। अगर आपकी रेडियस रेशो, ठीक है, अगर आपकी रेडियस रेशो 0.155 से 0.225 इसके बीच में आ रही है, तो आपका वो कौन सी होती है? ट्रायंगुलर वर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ठीक है। और 0.225 से अगर वो आपका जाए 0.414 तब वहाँ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 4, ठीक है। और 0.414 से 0.732 तक अगर जाए तो वहाँ आपका आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और 0.732 से अगर जाए 0.999 तक, ठीक है, तो वहाँ आपका आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और हाँ, और अगर स्मॉलर देन 0.155 हो तो वहाँ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 चलता है, यानी लीनियर वर्ड बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बता ही दिए हैं सबके। तो यहाँ पे ये आपकी रेडियस रेशो होती है। अब जो ये स्मॉलर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? एटम्स होते हैं परफेक्टली फिट,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, परफेक्टली फिट है, लेकिन स्टेबल किस में होंगे, स्टेबल वो इसमें होंगे। क्यों स्टेबल इसमें इसलिए होंगे, अगर मैं ये इसके लिए यही बनाऊं तो ये आपका क्या देगा, 0.225 की रेशो देगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये और ये साथ में क्या हुआ, मिले हुए नहीं है, यानी इनके बीच में यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मिले हैं तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी, इसलिए स्टेबल यहाँ होगा, लेकिन परफेक्टली फिट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। समझ गए बात। तो ये आपका क्या था, सारा रेडियस रेशो का फंडा था। समझ गए, चलो भाई। अब थोड़ा सा इन वर्ड्स की पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं पोजीशन पे। अब सबसे पहली बात, जब आपकी जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो किसके इक्वल होती है, वो आपकी होती है 2z के इक्वल। ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होती हैं वो आपकी किसके इक्वल होती है, वो आपकी होती है z के इक्वल। ठीक है। z तो हमने निकाला था ना। अब इनकी पोजीशन देख लो। पोजीशन ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है आपके एज के सेंटर पे। ठीक है। प्लस और कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। एज कितने होते हैं, नहीं बताया ना, देख लो, 12। कंट्रीब्यूशन 1/4। ठीक है। और बॉडी का 1/1, तो टोटल आ गया 4। किसके लिए निकाल ली मैंने, ये एफसीसी के लिए निकाल ली। ठीक है। किसके लिए निकाल ली, एफसीसी के लिए बता रहा हूं, ये एचसीपी के लिए अलग आएगा। ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये आपकी होती है जो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल पे कहाँ, बॉडी डायगोनल पे आपकी होती है √3a होता है ना बॉडी डायगोनल, √3a/4 के डिस्टेंस पे। कहाँ से, कॉर्नर से, कॉर्नर से √3a/4 पे डिस्टेंस पे। ठीक है। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4, और हर एक बॉडी डायगोनल पे आपकी कितनी होती है, 2 होती है। तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी ये 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो 4 × 2 ये होगी 8। ठीक है। तो ये बात होगी पोजीशन की। ठीक है। ये ध्यान रखना। ठीक है। ध्यान, बस यही चीजें हैं इसमें। ठीक है। कोई ज्यादा भारी चैप्टर नहीं है ये। उसके बाद एचसीपी में अगर मैं बात करूं, एचसीपी में जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती हैं वो कंप्लीट इनसाइड होती हैं, सारी की सारी। ठीक है। अगर कोई अंदर होगा तो कोई शेयरिंग नहीं होगी, तो यानी कि 6 की 6 वहां होगी। अब 6 क्यों आया, क्योंकि जेड वैल्यू क्या होती है एचसीपी के लिए, 6। जेड वैल्यू 6 होगी तो ये आपका जेड के इक्वल होता है ना। उसके बाद बारी आती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। सॉरी, क्या कर रहे हो यार तुम, टेट्राहेड्रल वर्ड की बात आएगी ना, टेट्राहेड्रल वर्ड की। तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होती है आपकी, 8 तो होती है आपकी कंप्लीट इनसाइड। ठीक है। 8 होती है कंप्लीट इनसाइड। ठीक है। और उसके साथ 12 होती है आपकी एज पे। अब एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4? नहीं, एचसीपी में क्या आएगा, 1/3। क्यों आएगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पे मान लो ये आपका क्या है, ये एज है, यहाँ पे आपका एटम है,
तो एक तो आपका इस साइड आ जाएगा, एक आपका इस साइड आ जाएगा और एक ये खुद है, यानी कि किस में शेयर हो रहा है, 3 में शेयर हो रहा है। तो 3 में शेयर हो रहा है तो आपकी बारी आएगा कितना, 1/3। तो ये आ जाएगा 4 और 8 4 हो जाएगा टोटल 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे 8 इनसाइड होती है, बाकी आपके क्या होती है, बाकी आपके एज के सेंटर पे होती है। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, वॉइड की पोजीशनिंग। चलो भाई, अब थोड़े क्रिस्टल सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, याद करने का तरीका सबका अपना अपना होगा, है ना। हमने शुरू से वही क्यूट और मदर वाला तरीका याद किया हुआ है, सबको पता भी होगा, है ना। चलो बताऊं क्या, क्यूट CUTE, आवर O, आवर का ये आ जाएगा, और मदर का MOTHE और R। ठीक है, क्यूट आवर मदर। अब इसमें अगर देखें हम, सबसे पहले आता है आपका क्यूबिक। क्यूबिक के लिए ये आपको याद कर लो कि मोस्ट सिमेट्रिक होता है। मोस्ट सिमेट्रिक है तो जो इसकी एक्सिस होगी A = B = C होगी। ठीक है, और तीनों एंगल इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, = 90 डिग्री होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस साइड लिख देता हूँ, वॉल्यूम भी साथ ही बता दूंगा। ठीक है, एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री। ठीक है, और वॉल्यूम क्या आएगा, अगर सारे एंगल 90 है तो A³। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आपके ब्रेवियस लैटिस होते हैं हमने पढ़े हैं, SCC, BCC और FCC तीनों होते हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद याद करने के तरीके के हिसाब से अगर बताऊं तो A = B ≠ C कर दो, उसके बाद दोनों को नॉट इक्वल कर दो। ठीक है, यहाँ भी दोनों को नॉट इक्वल कर दो। नॉट इक्वल कहाँ तक चलेगा, ट्राइक्लिनिक तक चलेगा, क्योंकि ट्राइक्लिनिक को मोस्ट अनसिमेट्रिकल मार्क कर दो। मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्यों होता है, क्योंकि A ≠ B ≠ C और अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा। ठीक है, और = 90। ठीक है, ये आता है आपका। और इसके अंदर आपका ब्रेवियस लेटर एक ही होता है, आपका प्रिमिटिव। ठीक है, एक ही होता है, कौन सा, प्रिमिटिव। उसके बाद ये यहाँ हो गया। अब इसको इक्वल को वापिस से करना शुरू करो, ≠ C और A = B = C। ठीक है, तो ये इनका याद करने का तरीका हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा गामा की अगर मैं बात करूं तो पहले 3 में सेम चलेगा, पहले 3 में क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो यहाँ पे 90 है तो एंगल वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A = B है ना, तो ये आ जाएगा आपका A² C के इक्वल। ठीक है, और यहाँ तीनों इक्वल नहीं है तो ये आ जाएगा ABC के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका आता है SCC या फिर प्रिमिटिव बोल दो, और एक आता आपका BCC यानी कि बॉडी सेंटर। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके आते हैं 4, ये लिखते जाओ, 3 2 4 2 1 1 और 1। उल्टे सीधे लिख दिया क्या, 4 2, ये 1 नीचे, थोड़ा सा ये नीचे नीचे, 3 2 4 2 1 1 और 1। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। अब 4 इसमें कौन कौन से आएंगे, ये तो सारे SCC को प्रिमिटिव भी लिख सकते हैं ना, तो SCC BCC FCC और एक आ जाएगा आपका एंड सेंटर, एंड सेंटर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक एंड सेंटर ज्यादा आया तो यानी कि SCC के साथ क्या आ जाएगा, एंड सेंटर आ जाएगा, एंड सेंटर। ठीक है, SCC लिख लो या प्रिमिटिव लिख लो। अब यहाँ पे तीनों में क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, ब्रेवियस लैटिस हो गया। अब यहाँ पे मोनोक्लिनिक की मैं बात करूं तो इसमें अल्फा = गामा होता है, वो होते हैं दोनों 90 डिग्री के लिए, और बीटा आपका ≠ क्या होता है, बीटा। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम क्या होता है, ABC साइन बीटा। वॉल्यूम क्या आएगा, ABC साइन बीटा। ठीक है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, मैं बाद में लिखवा दूंगा नीचे। ठीक है, फिर हेक्सागोनल आ गया, तो हेक्सागोनल में क्या आएगा आपका,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है और गामा आपका 120 डिग्री होता है। ठीक है, गामा आपका 120 डिग्री होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, √3/2 a²c। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, √3/2 a²c। और रोम्बोहेड्रल के लिए फिर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इन दोनों के लिए वॉल्यूम का आपका क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो और देख लो। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो हमारा इसका फॉर्मूला है Z इंटू एम डिवाइड बाई NA इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे आता है वॉल्यूम। अब पीछे मैंने आपको इसका ट्राइक्लिनिक वगैरह का मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, वो आपका क्या आएगा, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है और उसी से ही निकलते हैं वो जो सारे फॉर्मूले निकले हैं ना, a³ a²c ABC। ठीक है, ये सारे इसी से निकले हैं। क्या होता है, ABC √1 माइनस कोस² अल्फा माइनस कोस² बीटा माइनस कोस² गामा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। ठीक है, ट्राइक्लिनिक वगैरह का अगर आ जाए तो वो आपको इसी से ही निकालना पड़ेगा। वैसे आएगा नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने को नहीं देगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना। ठीक है, कि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू दे, ABC तीनों की वैल्यू दे, फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करे, वॉल्यूम निकाल ले, ठीक है, डेंसिटी निकाल ले, सारी कैलकुलेशन करे, तो इतना बड़ा आता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखवाया नहीं था। वैसे पता होना चाहिए तो देख लो। ठीक है, ZM/NA³। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आपका यूनिट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, यूनिट जो भी दी होंगी उस हिसाब से NA वहां आएगा नहीं आएगा वो आपको देखना। NA की यूनिट क्या होती है, पर मोल। ठीक है, NA की यूनिट क्या होती है, पर मोल। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम किसी में भी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम लीटर वगैरह, जिसमें भी मान लो मैंने सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, ml, जिसमें भी दिया। मास अगर आपको मोलिकुलर मास दिया तो मोलिकुलर मास ध्यान रखना किस में होता है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है यूनिटलेस। ठीक है, तो यहां से पर मोल का आंसर हुआ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा दे दिया कि मैंने 5 ग्राम कॉपर लिया, ठीक है, मैंने कुछ भी लिया, मैंने 5 ग्राम सोडियम लिया या जो भी लिया, तो ऐसे टाइम पे अगर आपका मास ग्राम में मिल गया ना, ठीक है, तो यहां पे फिर आप NA नहीं लगाओगे। क्योंकि NA क्यों लगा, पर मोल से पर मोल कैंसिल करने के लिए लगा। ये चीज यहां पे ध्यान देने वाली है। कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन में वो ऐसी उल्टी सीधे बातें कर देते हैं, है ना, तो ये चीजें ध्यान रखा करो। तो डेंसिटी का ओवरऑल आपका यही है और इसमें कुछ है नहीं। बाकी सारे जो वॉल्यूम तो मैंने पीछे आपको लिखवा दिए, ये आपका जनरल आ गया। ठीक है, तो डेंसिटी में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहीं से, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, फ्री फंड का। एक फॉर्मूले से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो फ्री फंड का ही है। चलो, उसके बाद कुछ हमारे क्रिस्टल सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया, वैसे तो आप लोगों को पता ही है सारा, ज्ञानी तो हो तुम, तो NaCl। ठीक है, अब NaCl क्या होता है, जो Cl- होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, FCC में होते हैं। ठीक है, यानी कि Z की वैल्यू क्या आएगी, 4। उसके बाद जो Na होंगे, Na कहाँ होंगे, अगर ये आपके 4 होंगे तो Na भी 4 ही होंगे, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट देख लो, NaCl। ठीक है, वो भी 4 ही होंगे। 4 क्या होता है, Z की वैल्यू के इक्वल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपके होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, यानी कि ये भी आपके कितने हो गए, 4 आपके ये हो गए। तो फॉर्मूला यूनिट कितनी हुई, फॉर्मूला यूनिट आपकी हुई कितनी, 4 Na और 4 Cl, कितने हो गए, 4 हुआ है ना, तो 4 फॉर्मूला यूनिट आई। ठीक है,
उसके बाद अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, और इसका 6 जो इनके चार्ज की रेशो होती है वही इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशो चलती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6। होगी इतनी बात, बस इसमें और क्या था, कुछ भी नहीं और, तो समझे। उसके बाद दूसरा मैंने मान लिया CSCl। अब CSCl की अगर मैं बात करूँ, Cl आपका कहाँ होता है, आपका SCC बनाता है, यानी कि कॉर्नर्स पे होता है। तो यानी Z की वैल्यू क्या आई 1, तो CS आपका क्या है, कहाँ आएगा, CS भी आपका एक ही आएगा ना, एक कहाँ, अगर कॉर्नर पे है SCC में कहाँ होता है, क्यूबिकल वॉइड होता है ना, तो क्यूबिकल वॉइड पे आएगा वो, क्यूबिकल वॉइड जो कि आपकी एक ही होती है। फॉर्मूला यूनिट क्या आ जाएगी, फॉर्मूला यूनिट आ जाएगी 1। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर क्यूबिकल वॉइड में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 8। चार्ज है तो ये भी कितना चलेगा, ये भी आपका आएगा 8। ठीक है, हो गया। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं CaF2। अब CaF2 या फिर इसके साथ ही चलता है मान लो Na2O, या फिर A2B टाइप या AB2 टाइप। ये हो गया AB2 टाइप और या ये हो गया A2B टाइप। ठीक है, इसमें जब भी आप देखो जो भी आपका 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन 2 टाइम्स है, यहाँ पे सोडियम 2 टाइम्स है। अब 2 टाइम्स हमें याद है क्या चलती थी, अगर आपकी Z की वैल्यू, अगर Z है मतलब इसकी FCC के लिए Z की वैल्यू 4 है, तो उसके जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड थे वो उसके क्या थे, डबल थे, 2Z थे वो, है ना। तो यहाँ पे जो भी डबल है ना वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा और जो दूसरा होगा वो FCC में जाएगा। यानी Ca कहाँ जाएगा, Ca जाएगा आपका Ca2 पॉजिटिव आपका जाएगा FCC, यानी Z की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद फ्लोरीन कहाँ जाएगा, फ्लोरीन जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 2Z यानी कि 8। ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट कितनी होगी, 4 होगी ना, फॉर्मूला यूनिट आपकी आएगी 4। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। अब चार्ज की रेशो 1:2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1:2 में होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 8। समझे, सेम चीज चलेगी इसके लिए। अब की बार क्या होगा, Na आपका कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऑक्सीजन आपका कहाँ जाएगा, FCC में। ठीक है, कर लोगे ना, कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आपका क्या बचा, इसके बाद आपका बचा ZNS। ठीक है, ZNS में क्या होता है, जो आपका सल्फर होता है वो आपका क्या कहाँ जाता है, वो आपका FCC में जाता है। यानी Z की वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो जिंक Zn2 पॉजिटिव, थोड़ा सा भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आवाज़ वगैरह अगर आ रही होगी तो इग्नोर करना है ना। चलो, तो जिंक, अब ये भी 4 है तो ये भी 4 ही होने चाहिए ना। तो अगर हम इनको टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कर दे तो 8 हो जाएगा, तो 8 तो कर नहीं सकते, ये तो 4 का था, साइन उल्टा कर दिया था। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे जिंक आपके। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला यूनिट क्या आ जाएगी, फॉर्मूला यूनिट आपकी आ जाएगी 4। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूँ, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। चार्ज की रेशो सेम है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आएगा आपका 4। ठीक है, ये हुआ। फिर आता है आपका डायमंड। अब डायमंड क्या होता है, डायमंड में जैसे ये जिंक और सल्फर है ना, जिंक सल्फर दोनों को कार्बन से रिप्लेस कर दो, यानी आपका कार्बन ही FCC में भी जा रहा है और कार्बन ही अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। ठीक है, कार्बन वहां भी, कार्बन वहां भी। ठीक है, और इसकी अगर पैकिंग एफिशिएंसी में निकालना चाहूँ, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 34% के आसपास आती है सबसे कम। ठीक है, ये आपके कुछ कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर थे जो आपके थोड़े बहुत पता होने चाहिए, समझे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गए। अब आपका क्या क्या बचा, आपके एक तो डिफेक्ट बचे हैं, मिलर इंडिसेस बचे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बचा है और ब्रैग्स लॉ बचा है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपकी बची है, तो ये आपका देख लो, फिर उसको भी कंप्लीट कर देते हैं।
ठीक है, अब क्या देखते हैं, मिलर इंडिसेस। अब मिलर इंडिसेस होते क्या है? मिलर इंडिसेस आपके एक सेट ऑफ प्लेन्स को बताते हैं, ठीक है। अब इनकी हमें मेनली ज़रूरत क्या है, ये आप थोड़ा सा ब्रैग्स लॉ में समझोगे। ब्रैग्स लॉ में क्या होता है कि जब आपकी लाइट है ना किसी प्लेन से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और उसी रिफ्लेक्टेड उससे हमें एक, जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे हमें एक पीक मिलती है। अब हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम मिलर इंडिसेस से सारे पैरेलल प्लेन को क्या कर सकते हैं, एक मिलर इंडिसेस से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सिस वगैरह में जाते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स वगैरह में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे 1 2 3 प्लेन है, ठीक है, और 2 6 2 4 और 6 प्लेन है, जैसे कि आपका 1 2 3 में हो गया और आपका 2 4 6 में हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है, लेकिन हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स से डिफाइन करने पड़ रहे हैं। पैरेलल है लेकिन अलग अलग कोऑर्डिनेट से डिफाइन करने पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं मिलर इंडिसेस से बात करूं तो मिलर इंडिसेस से मैं एक ही मिलर इंडिसेस से सारे पैरेलल प्लेन को डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए हमें मिलर इंडिसेस की सबसे पहले तो जरूरत पड़ी। दूसरी चीज, अब मिलर इंडिसेस को हम बनाते कैसे हैं, हमारे कोऑर्डिनेट से। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लिख लो, जैसे ए बी सी के टर्म में हुए, मान लो ए कोई भी एक प्लेन, हाँ मैं प्लेन के हिसाब से आपको बना के दिखा देता हूं तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा मान लो ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। और जैसे हम डिफाइन करते हैं वैसे, जैसे आपके पेपर में आता है वैसे कर लेते हैं। यहाँ सी आता है ज़्यादातर और यहाँ बी आता है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये वाला प्लेन, ठीक है, इस वाले प्लेन के लिए मेरे को बताना हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से मैं 1 चला तो मेरे को ये प्लेन मिल गया तो 1, ठीक है, और बी की साइड में इनफाइनाइट जाता जाऊं, ये पैरेलल रहेगा, ये कभी मिलेगा ही नहीं, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। और सी में भी मैं अगर जाता जाऊं तो ये कभी नहीं मिलेगा, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब मैंने लिख लिए यहाँ पे 1 ए लिख लेता हूँ एक साइड, ठीक है, या फिर ए, तो ए इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इसको यहाँ से हम 20 इंडिसेस में चेंज करेंगे, जो भी ए बी सी वगैरह लिखा होगा उसको हटा देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। और जब 20 इंडिसेस को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो वो हमारे क्या देते हैं, मिलर इंडिसेस, यानी ये क्या आ जाएगा 1 बाय 1, 1 बाय इनफाइनाइट और 1 बाय इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे मिलर इंडिसेस में कभी भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 0, 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0, यानी कि ये आपका क्या है, 1 0 0 प्लेन है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सारे पैरेलल प्लेन्स को डिफाइन करता है, तो जो ये वाला प्लेन होगा ना इसके भी यही होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और क्यूब बना दो, ठीक है, ठीक है। तो जो ये वाला प्लेन हुआ इसके मिलर इंडिसेस भी क्या होंगे, यही होंगे, ठीक है। तो जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे सबके मिलर इंडिसेस आपके यही होंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अब आपका क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन आपका कुछ इस हिसाब से आ जाएगा कि वो आपको कुछ इस टाइप से प्लेन दे देगा, जैसे मैंने ये प्लेन दे दिया, ठीक है, और यहाँ से बता दिया ये ए है, ये बी है और यहाँ पे ये सी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट चूज करूँगा जो जाके दोनों को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है।
जैसे मैंने ये चूज़ किया या फिर मैंने ये चूज़ किया, कोई भी कर लो, तो यहाँ से मैं अगर इतना गया तो 1 पे मेरा ये मिल जा रहा है, और यहाँ भी मैं इतना गया तो यहाँ पे 1 पे मेरा ये मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसके मेरे सबसे पहले क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ ए बी और सी पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट पे, तो ए बी और इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, अब मैं ए बी को हटाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा 1 1 और इनफाइनाइट। ठीक है, इसका उल्टा करूंगा तो ये आ जाएगा 1/1 1/1 और 1/इनफाइनाइट, जो कि आपका मिलर इंडिसेस में क्या आएगा, ये आएगा 1 1 0 प्लेन। ठीक है, ये क्या आएगा 1 1 0 प्लेन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन निकालना है। यहां से आप जब भी निकालते हो वो आपके पहले कोऑर्डिनेट्स आते हैं, उसको आपको मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ गए मिलर। और इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं हम एच के और एल। ठीक है, इनको हम बोल देते हैं एच के और एल। तो ये होते हैं आपके मिलर इंडिसेस। अब देख लेते हैं हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लो आपके दो प्लेन्स हैं। ठीक है, कोई भी दो प्लेन्स हैं, दो पैरेलल प्लेन्स हैं। ठीक है, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपका एस सी से बी सी यही दे रखा हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, कोई भी कैसा भी क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है, जिसके लिए उसकी एक्सिस क्या होगी, ए बी और सी। ठीक है, और जो प्लेन्स हैं उन प्लेन्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, मान लो अगर ये दो प्लेन्स हैं, दो पैरेलल प्लेन, इनके बीच में मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए इसके मिलर इंडिसेस क्या मान लिए मैंने, एच के और एल मान लिए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है 1/d² इज इक्वल टू h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c²। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा इनको ना ध्यान से देखना, क्यों, मैं खुद गलती कर चुका हूं। मैं इसको d² इज इक्वल टू h² अपॉन a² ये लगा के आया था। ठीक है, तो वहां से वो एक बार गलती हुई थी, उसके बाद कभी नहीं, क्योंकि वो मेरा क्या गेट में नंबर खा गई और नेगेटिव गया अलग से, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। अब अगर मान लो आपका सिंपल एफसीसी हो, एससीसी एफसीसी, या आपका सिंपल क्यूबिक हो। ठीक है, क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पे इनके सब की वैल्यू इक्वल रख दो, तो ये आ जाएगा आपका 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² डिवाइड बाई a²। एलसीएम ले लिया ना, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू a अपॉन रूट h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, ये आपका किसके लिए होगा, क्यूबिक के लिए होगा, जहां पे ए बी सी आपके तीनों इक्वल। ठीक है, ये तो हुई दो पैरेलल प्लेन्स में डिस्टेंस की बात है। अब अगर मेरे पास कोई दो प्लेन दे रखे हैं, जैसे कि एक दे दिया h1 k1 और l1, ठीक है, और दूसरा प्लेन दे दिया h2 k2 और l2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मेरे को एंगल बताना है, भाई ये दोनों एक दूसरे से किस एंगल पे हैं। तो आपका क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 डिवाइड बाय रूट h1² प्लस k1² प्लस l1² इंटू रूट h2² प्लस k2² प्लस l2²। ठीक है, तो ये आपका दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। तो यहाँ पे आपका मिलर इंडिसेस और जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला था वो खत्म हुआ। इसके बाद आता है आपका ब्रैग्स लॉ। हाँ भाई, इसके बाद हमारा आता है ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है, ब्रैग्स लॉ बोलता है कि हमारे पास अगर कुछ पैरेलल प्लेन्स है,
ठीक है, और हमारी एक्स रे अगर आ रही है, ठीक है, यहां से हमारी एक्स रे आ रही है, ठीक, तो किसी एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे वो क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और ये आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस अगर आपका क्या है डी, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर अगर वो जाएगी तो वो यहाँ पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव, हाँ सबसे पहले एक चीज देख लो, जो डिफ्रैक्शन एंगल होगा, डिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो होगा आपका 2 थीटा, ठीक है। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी तो आपका 2d साइन थीटा आपका n लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है, ये है आपका ब्रैग्स लॉ। वहीं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 2d साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से आपका ज्यादा क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पे हमें कोई पीक नहीं मिलती है। पीक हमें मिलती है कहाँ पे, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, वहीं पे हमें क्या मिलेगी, पीक मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ आपकी n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, यहाँ आपकी n की वैल्यू 0 से शुरू, ऐसे पता होनी चाहिए लेकिन एक बात, ठीक है। तो ये था आपका, अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके ही आए हो, है ना, d की वैल्यू। अब अगर क्यूबी का तो ये क्या होएगा, 2a साइन थीटा डिवाइड बाय रूट h² प्लस k² प्लस l² इज इक्वल टू n लैम्डा, है ना, यही आएगा ना, ये आ गया। यहीं से आपके क्या आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कर लो, है ना, लोग क्या कुछ भी करते रहते हैं लोग, यार इसको उधर ले आओ, उधर कर दे, वो कर दे, कर दो तुम भी, है ना। चलो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकाल लूँ, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, n² लैम्डा स्क्वायर बाय 4a² इंटू h² प्लस k² प्लस l²। वैसे मेरे को तुम्हें करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, इतना तो समझदार हो तुम, ये कर लोगे, है ना। कुछ भी इधर उधर 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 करते जाओ यार, सारी दुनिया कर रही है कुछ भी। चल तो ये हो जाएगा, ये अपना यहाँ से अब एच के एल की वैल्यू से आप, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू से एच के एल की वैल्यू रखो, और आप पता लगा सकते हो कि आपका एच सी सी है, बी सी सी, एफ सी है। कैसे लगा सकते हो, मान लो अगर एच सी सी है ना, तो आपकी ऑल वैल्यूज अलाउड, यानी एच की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, है ना, एच की वैल्यू कुछ भी हो वो आपकी क्या होगी, अलाउ होगी। लेकिन वहीं अगर बीसीसी है ना, बीसीसी में आपका जो h प्लस के प्लस एल यानी इनका सम होगा वो क्या होना चाहिए, वो इवन ही होना चाहिए। जिनमें h प्लस के प्लस एल आपका इवन होगा, केवल वही वैल्यू आपकी एच के एल की अलाउड होंगी, ठीक है। वहीं अगर मैं एफसीसी की बात करूं, एफसीसी में या तो आपके एच के एल आइदर सारे के सारे क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, या फिर सारे के सारे इवन होने चाहिए, केवल वही वैल्यू आपकी क्या होंगी, अलाउड होंगी। तो इनसे आप क्या कर सकते हो, इनसे आप बता सकते हो कि आपका एससीसी है, एफसीसी है, या फिर बीसीसी है, ठीक है। तो ये आपका सारा ब्रैग्स लॉ था, ठीक है। एक चीज और, अब ये भी कई बार तो हद कर दिया आज, जितना हो सकेगा भाई कट कर दूंगा अगर बीच में नॉइस आ रही है, लेकिन सारी जगह से तो कट नहीं हो सकती ना, और ये मानेंगे भी नहीं लोग, तो अपना काम करेंगे, है ना, हम भी कर रहे हैं, चलो पढ़ रहे हैं हम भी। हाँ, अब हमारे पास कई बार सिमेट्री एलिमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, तो इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट आपके प्रेजेंट है, ठीक है, कितना टोटल नंबर कितना है उनका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्लेन्स देख लेता हूँ,
ठीक है, इसमें दो टाइप के प्लेन प्रेजेंट है, एक तो है रेक्टेंगुलर और एक है डायगोनल। ठीक है, कौन सा? जो सबसे पहले सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट वो होते हैं अगर सिमेट्री एलिमेंट को आप उस पर अप्लाई करो, ठीक है, और उसको अप्लाई करने के बाद भी आपको आइडेंटिकल शेप ही मिल रही है, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं? सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिमेट्रिकल प्लेन देखना है हमें पहले, ऐसा प्लेन जो जिसके इस साइड भी और उस साइड भी सेम हो। ठीक है, समझे बात? तो यहां पे अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं, ठीक है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन इसका उस साइड भी यही है, इस साइड भी यही है, सेम है ना, यानी कि एक प्लेन आपका ये हो गया। तो ये देखो, ये एक तो ये वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, इन दो फेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं बोल सकता हूं कि दो फेस के बीच से एक प्लेन जा रहा है, दो फेस के बीच से एक प्लेन जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? और अगर किसी ने बोल दिया ना पता नहीं, बस करूंगा तो क्या तुम्हारा, चलो टोटल कितने होते हैं? 6 फेसेस, 6 फेस होते हैं। ठीक है, अगर दो के बीच से एक प्लेन जा रहा है तो 6 में से कितने जाएंगे? 3, तो यहां से आपके कितने आ जाएंगे? टोटल 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डायगोनल की। अब डायगोनल कौन से होते हैं? ठीक है, ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ डायगोनल प्लेन, इसके इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या हो रहा है? दोनों साइड आपके सेम आ रहा है। अब यहां पे एक चीज देखो, ये एक और एक, इन दो एज से मिलकर एक आपका डायगोनल फेस बन रहा है। तो टोटल एज कितने होते हैं? हमें नहीं पता जी, है ना, 12 एज। तो 2 से 1 बन रहा है, तो 12 से कितने आएंगे? 6। ठीक है, तो 6 और 3 टोटल 9, तो क्या हो गया? आपके प्लेन हो गए। उसके बाद देख लेता हूं मैं एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ C4 एक्सिस। C4 एक्सिस आपकी कहाँ से जाएगी? मतलब C4 एक्सिस में क्या होता है? हम उसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका 360 डिवाइड बाय n, आपका होता है 4, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हम इसको रोटेट करेंगे। अगर इसको 90 डिग्री कहाँ से रोटेट किया जाए कि वो आपको सिमिलर शेप मिले, सेम टू सेम, तो मैं अगर यहाँ से ऊपर से एक फेस के बीचों बीच से मैं इसको यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर दूं, तो क्या मेरे को सेम नहीं मिलेगा? ये वाला कोना यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, है ना, सेम ही मिलेगा ना, क्यूब है ना ये, तो इस वजह से ये आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? दो फेस से ये और ये दो फेस से निकल रहा है, दो फेस से आपका क्या हो जा रहा है? एक जा रहा है, एक C4 एक्सिस जा रही है दो फेस से, तो 6 से कितनी जाएगी? 3, तो यानी कि यहां से आपकी आ जाएगी 3 C4 एक्सिस। उसके बाद बात करते हैं C3 एक्सिस की। C3 एक्सिस में हम कितना, यहां से 3 से डिवाइड करो, 120, यानी 120 डिग्री कहां से रोटेट करें कि ये सिमिलर सी शेप आ जाए। अब 120 यानी कि अगर कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में हो तो वहां से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां से बॉडी डायगोनल से निकाल लूं, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, इस एक कोने से अगर इसको देखा जाए, कोने से देखा जाए तो एक ट्रायंगुलर सी फॉर्म दिखेगी ना, तो वहां से अगर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करूं तो ये आपका हमें क्या देगा? आइडेंटिकल शेप देगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट शेप देगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? ये 120 डिग्री रोटेट कर सकते हैं हम इसको। तो एक C3 एक्सिस आपकी एक यहां से क्या आ जाएगी? बॉडी डायगोनल से आ जाएगी। तो एक बॉडी डायगोनल ये होगा। टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4, तो 4 होते हैं, तो ये कितने आगे? 4 C3 एक्सिस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं C2 एक्सिस की। C2 एक्सिस में कितना? 2 से डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर इसको रोटेट करें
तो आना चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, वो जाएगा आपके ऑपोजिट एज से, यानी यहाँ से पीछे वाला एज है और ये आगे वाला एज है। तो यहाँ से अगर मैं इसको यूं यहाँ से 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे को सिमिलर शेप मिलेगी। ठीक है, तो अब ये दो एज से जा रहा है, टोटल एज कितने हैं 12। ठीक है, तो 2 से अगर 1 जा रहा है तो 12 से कितने जाएंगे 6, यानी यहाँ से आ जाएगा ये 6 C2 एक्सिस, 6 C2 एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, एक इन्वर्जन होता है, तो एक क्या होता है इन्वर्जन, कितना होता है एक, इन्वर्जन एक ही होगा ना। इन्वर्जन होता है मतलब आप अगर आप यहाँ से किसी भी पॉइंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो ना तो इक्वल डिस्टेंस पे आपको सेम चीज मिले। ठीक है, तो एक इन्वर्जन प्रेजेंट है इसमें, तो एक ही होगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 6 22 और 1 23। तो टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट्स आपके क्यूब में प्रेजेंट है। टोटल कितने 23 एलिमेंट आपके क्यूब में क्या है प्रेजेंट है। चलो भाई देख लिया है। अब बस 2 चीजें बची है, एक तो डिफेक्ट और एक लैटिस एनर्जी, है ना। ये 2 चीजें करके तुम्हारा सॉलिड स्टेट होगा खत्म। ठीक है, इसको भी जल्दी जल्दी कर देते हैं तो पूरा ही सॉलिड हो जाएगा। तो पहले क्या करें, डिफेक्ट्स। चलो डिफेक्ट्स कर लेते हैं पहले। अब जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो मान लो हमारे सॉलिड में डिफेक्ट आते हैं, तो डिफेक्ट हमारे 2 टाइप के हैं। एक स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। जब भी शॉर्ट में लिखने जाता हूँ ना कुछ गड़बड़ होती है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं, वो डिफेक्ट जिसमें आपका ओवरऑल फॉर्मूला है ना वो सेम रहे, ओवरऑल फॉर्मूला आपका सेम रहे। ठीक है, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिसमें आपका ओवरऑल फॉर्मूला चेंज हो जाए। ठीक है, ओवरऑल फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे आपका कोई भी है, जैसे NaCl है, तो NaCl का NaCl ही रहेगा डिफेक्ट होने के बावजूद। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका जैसे FeO है, ठीक है, इनिशियली FeO था, अब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने की वजह से उसमें वो क्या हो गया, मान लो ये कुछ 0.98 O Fe 0.98 O, कुछ इस टाइप से आपका फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि आपके कुछ ना कुछ, अगर मैं 100 की बात करूं, 100 मॉलिक्यूल की बात करूं, तो उसमें पहले कितने थे 100 Fe थे, लेकिन अब कितने हो गए 98 Fe हो गए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 100 के 100 ही है। तो इस वे में इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें आपका फॉर्मूला क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, अब जो ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपके होते हैं फ्रैंकल और एक शॉर्टकी। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, अब इसमें से एक में क्या होता है, फ्रैंकल में क्या होता है, जो आपके आयंस है ना वो आपके आयंस इंटरस्टिशियल जो साइट्स होते हैं उन पे जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, और शॉर्टकी में क्या होता है, शॉर्टकी में जो आपके आयंस होते हैं ना वो बाहर ही चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप कैसे शॉर्ट से याद रख लो, मान लो आपने शॉर्ट मारा, ठीक है, आयंस वहां से बाहर ही निकल के चले गए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपके आयंस वहीं उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, बस इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चले जाते हैं, जो आयंस होते हैं आपके मिसिंग,
ठीक है। और यहाँ पे आपके कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, वो आपके इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देख लो, या पहले ये देख लो, पहले डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। डेंसिटी पे क्या आएगा, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपकी होती है मास बाय वॉल्यूम। देखो जब तक अभी तक चुप थे, अब दोबारा फिर खट 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 कर शुरू होगी। चलो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम तो आपका चेंज होने वाला नहीं है, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, वॉल्यूम में तो कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मास में कोई इफेक्ट आएगा, मास में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आयंस तो आपके वही है ना, इंटरस्टिशियल साइट पे है, कहीं बाहर तो नहीं गए, तो आपके मास में क्या है, वो सेम रहेगा, तो डेंसिटी में नो चेंज। ठीक है, यहाँ आपका डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, डेंसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी। अब आयंस मिस हो गए, वॉल्यूम आपका सेम है, आयंस आपके मिस हो गए, यानी कि मास आपका क्या कम हो गया। मास अगर कम हो गया, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल मेनली होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली हाई होता है। ठीक है, जैसे कि NaCl, NaBr वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके एनायन और कैटायन में साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि AgBr। ठीक है, AgBr आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। उसके बाद देखते हैं हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये भी आपके दो टाइप के हैं, एक होता है मेटल एक्सेस, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, एक होता है मेटल एक्सेस, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। अब इसमें क्या होता है, मेटल आपका एक्सेस में कैसे जाएगा, या तो एक्स्ट्रा मेटल आगे जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा मेटल आगे बैठ जाए। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, जो आपके एनायंस है ना, ठीक है, एनायन मिस हो जाए। ठीक है, या तो आपके एनायन मिस हो जाए, ठीक है, या आपके एक्स्ट्रा मेटल आके बैठ जाए, तो उसमें आपका क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है। तो इसमें आपका क्या होगा, डेंसिटी का क्या इफेक्ट रहेगा। अब मेटल एक्स्ट्रा मेटल आया है, एक्स्ट्रा मेटल वहां पे आया है, तो मास क्या हुआ, मास आपका बढ़ा है, वॉल्यूम तो वही रहेगा, मास बढ़ा तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होता है, ZnS। ठीक है, वहीं आपका अगर एनायन आपका वहां से मिस हो जाए, एनायन मिस हो गए, तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, मास डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज हुई। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपका होता है NaCl। NaCl में क्या होता है, जो आपके Cl आयंस है ना, वो क्या हो जाते हैं, वहां से मिस हो जाते हैं, और उनकी जगह चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होते हैं। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। समझे। उसके बाद आता है मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल डेफिशिएंट कैसे होगा, या तो मेटल क्या हो जाए, आपका मेटल मिस हो जाए, या तो आपका मेटल मिस हो जाए, दूसरा या फिर एक्स्ट्रा एनायन आ जाए, एक्स्ट्रा एनायन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेंसिटी का क्या रिलेशन रहेगा, मेटल अगर आपका मिस हुआ, मास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मास डिक्रीज हुआ, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जो भी जैसे आयरन के होते हैं, FeO, FeS, ये सब आपके क्या कर सकते हैं, या क्या करते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा एनायन आ जाए, एक्स्ट्रा एनायन आएगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मास क्या होगा, बढ़ गया, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और अभी इसका कोई एग्जाम्पल वगैरह इसका भी नोन है नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल सारे डिफेक्ट कवर हो गए। ठीक है, देख लो एक बार,
स्क्रीनशॉट लेना लेना, ऐसे स्क्रीनशॉट क्या ही लोगे, समझ तो आएगा ना तुम्हें। राइटिंग साथ साथ नोट करते रहो भाई मेरे, बोलता रहूँगा, है ना। अब लास्ट टॉपिक आता है तुम्हारा सॉलिड में, लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी बोल देते हैं। लैटिस एंथैल्पी वैसे सही है यार, इतनी बेकार भी नहीं है, समझ तो आ ही जाता होगा तुम्हें, है ना। चलो, अब लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी होती है आपके एक मोल लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस, ठीक है, वो आपकी हो जाती है लैटिस एंथैल्पी। अब इसको कैलकुलेट करने के आपके दो तरीके हैं, एक तो है बोर्न-हैबर साइकिल और दूसरा है बोर्न-लैंडे इक्वेशन, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत हो भाई देख लेना, ठीक है, इतना चेक ही कर लोगे, कोई स्पेलिंग भी याद रखो उनमें, है ना। तो बोर्न-हैबर साइकिल होता है, एक बोर्न-लैंडे इक्वेशन होता है। तो बोर्न-लैंडे इक्वेशन तो आपकी डायरेक्ट है, जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड प्लस जेड माइनस एन ए ई स्क्वायर मॉडुलस कांस्टेंट डिवाइड बाय आर नोट या R12 लिखो, आर नोट इंटू 1 माइनस 1/n बोर्न एक्सपोनेंट, ठीक है। ये आपकी होती है बोर्न-लैंडे इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपके जेड प्लस जेड माइनस क्या हो गया? चार्ज हो गया, ठीक है, एन ने पता ही है, ई आपका चार्ज हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम होता है मॉडुलस कांस्टेंट, एम होता है मॉडुलस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। आर नोट क्या होता है? आर नोट आपका एनायन और कैटायन के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और एन क्या होता है? बोर्न एक्सपोनेंट। अब ये बोर्न एक्सपोनेंट क्या होता है? इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे इसकी वैल्यू होती है आर्गन और जीनोन, ठीक है, इन सब के लिए वैल्यू होती है इसकी 5, 7, 9, 10 और 12, ठीक है। अब जैसे आपको मान लो NaCl दे दिया, ठीक है, NaCl किस में टूटेगा? ये आपको हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब जो Na पॉजिटिव है वो किसके जैसा है? ठीक है, Na पॉजिटिव आपको नियोन जैसा है, ठीक है, और नियोन लाइक स्पीशीज हो गया ना, ठीक है। Cl नेगेटिव आपका अर्बन लाइक स्पीशीज हो गया। तो इन दोनों के इनके लिए जो N की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 7 + 9/2, ठीक है, ये आपको हो गया 8, ठीक है। इस टाइप से आपको तोड़ के बोर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। और मॉडुलस कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिलेगी। इसको अगर सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताऊं तो ये आपका कुछ इस टाइप से आता है 1.39 × 10⁻⁻4 इंटू जेड प्लस जेड माइनस m डिवाइड बाय r इंटू 1 माइनस 1/n, ठीक है। ये इसकी अगर हम वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Na इसके इन सब की वैल्यू हमें पता है ना, इन सब की वैल्यू अगर कैलकुलेट करके लिखें तो आपकी इक्वेशन ये हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बोर्न-हैबर साइकिल। बोर्न-हैबर साइकिल क्या करता है? हर प्रोसेस में जो एनर्जी देनी पड़ रही है या जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है,
ठीक है, उसको कैलकुलेट करके और ओवरऑल लैटिस फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है, जितनी एनर्जी लगी, तो उसको क्या करता है, उससे इक्वेट करता है और वहाँ से हम क्या करते हैं, लैटिस एंथैल्पी निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया पोटेशियम सॉलिड स्टेट में था और Cl2 आपकी गैसियस स्टेट में थी, ठीक है। तो अगर मेरे को इनके लैटिस बनाना है तो आपका लैटिस कैसे बनेगा, पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, एनर्जी हमें क्या करनी है, हमें देनी पड़ी। उसके बाद इसको गैसियस स्टेट से अब ये आयनिक स्टेट में जाएगा, तो यानी कि K पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये गैसियस स्टेट से आयनिक स्टेट में जब ये गया तो यहाँ क्या किया, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी ना, तो डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आएगा। और यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 ऑफ Cl, ठीक है, तो इसको Cl में क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो डेल्टा एच, अब यहाँ हमें एक ही Cl की जरूरत है ना, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें तो एक ही के लिए कैलकुलेट करना है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस Cl को हमें क्या करना पड़ेगा, Cl को आयनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आयनाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, अब Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मिलेंगे, मिलके यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, आपका एक लैटिस बनाएंगे या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमें जो भी लैटिस वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो जो आपकी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन होगी ना, वो किसके इक्वल होगी, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, ठीक है, ये सब। और यहाँ पे जब ये मिलेंगे, यहाँ पे आपकी क्या होगी, तो डेल्टा एच ऑफ आपकी लैटिस एनर्जी मिलेगी, ठीक है, कुछ एनर्जी आपकी यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये आपकी किसके इक्वल होगी, इन सब का सम प्लस लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा एच फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी ये क्या आ जाएगी, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, इन पांचों का सम हो जाएगा बस, ठीक है। इन पांचों का अगर सम कर दोगे तो वो आपका उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये आपका यहाँ से आप लैटिस एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भाई आपका कंप्लीट क्या था, कंप्लीट सॉलिड स्टेट आपका ख़त्म हुआ। अब सॉलिड स्टेट से जितने भी प्रीवियस ईयर, मतलब लगभग पिछले 5-6 पेपरों में जितने भी आपके सॉलिड के क्वेश्चन आए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। उससे पहले खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आए तब उसको उस वीडियो में देख लेना, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, खुद ट्राई करके देखना और फिर वीडियो देखना, वीडियो में आपको अप्रोच भी पता लगेगी भाई अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो किस अप्रोच से गया वहाँ पे, तो उस अप्रोच से आपको सोचना है और आपको करना है। और हाँ, ये इस चैप्टर से 6 नंबर फ्री के हैं, इस चैप्टर को बिल्कुल भी यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को ध्यान से करना, ठीक है। ओके, बाय।